अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में। तो जनाब, अब हमने इसको देखना है, इसके कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो जनाब, शुरू करते हैं। आज की मेन हेडिंग है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो जनाब, ये बेसिक अप्रोच आ गई अब हमारे पास कि हमने एक ऐसी डिवाइस देखनी है जिसपे हम मैकेनिकल इनपुट देंगे और नतीजतन वो मुझे इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक आउटपुट देगा। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व होने वाला है। तो बेसिक प्रिंसिपल अगर हम करंट जनरेटर का देखें, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का, जिसे हम आम शॉर्ट लफ्ज में एसी जनरेटर भी बोल देंगे, वो है जनाब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने पढ़ा इसमें कि जब किसी कॉइल के लिए फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो अब अगर इस कॉइल को मैं रोटेट करूंगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके लिए फ्लक्स चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होनी चाहिए, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होनी चाहिए। तो वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल होगा कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट की जाती है तो उसमें फ्लक्स चेंज होता है जिससे ईएमएफ आ जाती है। तो अब यहां से आपको वो डेफिनेशन समझ आएगी मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कॉइल है, इसको हम घुमाएंगे बाय सम सोर्स, बाय सम मीन। तो अब जब वो कॉइल घूमेगी फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहां पे फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगी जो हमें एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी। तो जनाब, ये बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसके तीन मेजर पार्ट्स आते हैं हमारे पास, जिनमें से सबसे बुनियादी है आर्मेचर। यहाँ पे फिग में आपको एक लूप दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे, जिसे हम नंबर ऑफ कॉइल्स भी बोल सकते हैं, जो जाहिर जितने ज्यादा हो जाएंगे उनको एक जगह रखने के लिए मुझे किसी सिलेंडर के ऊपर उनको लपेटना पड़ेगा। तो वो जो नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे जो किसी आयरन सिलेंडर के गिर्द मैं वाउंड करूंगा, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में घूमना है, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर। तो आर्मेचर समझ आ गई। यहाँ पे तो आपको एक लूप दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह के ढेरों लूप हो और उनको मैं किसी चीज के ऊपर वाउंड कर दूं और फिर उसको फ्लक्स में घुमाऊं, तो आपके पास दैट इज कॉल्ड आर्मेचर। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज स्लिप रिंग। आपके पास ये स्लिप रिंग देखें तो ये जो कॉइल के एंड्स हैं ये आपको दो रिंग के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मेटल के रिंग है, ठीक होगी बात। अब इन मेटल के रिंग्स को हम नाम देते हैं स्लिप रिंग के तौर पे। तो आप देखो, कॉइल का एक सिरा एक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और कॉइल का दूसरा सिरा दूसरे रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये दोनों रिंग जो है आपके कंसेंट्रिक हैं। यानी आपने इस तरीके से इनको लगाया कि इनका मरकज, इनका सेंटर लूप के एक ही जगह पे रहेगा, जो एक्सिस ऑफ द लूप बनेगा आपके पास। यानी जब लूप घूमेगा, सादा तरीन लफ्जों में बात की जाए तो इन रिंग्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमते रहेंगे। बात समझ आनी है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आप कॉइल को घुमा रहे होंगे मगर ये रिंग उसी जगह पे घूमते चले जाएंगे। तो ये इसका मतलब इस लाइन का कि कंसेंट्रिक है विद द एक्सिस ऑफ लूप एंड रोटेट विद इट। समझ आ गई बात। तो अब आप कॉइल घुमाएंगे, कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगी और वो ईएमएफ इन रिंग्स तक पहुंच जाएगी। फिर क्या है जी, इन रिंग्स के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड कार्बन ब्रशेस। अब रिंग घूम रहे हैं और कार्बन ब्रश टच कर रहा है इस रिंग को और यहाँ पे दूसरा कार्बन ब्रश भी रिंग कर रहा है दूसरे रिंग को। तो अब इनमें से जो ईएमएफ आएगी वो इन कार्बन ब्रशेस के थ्रू आपके पास एक क्लोज लूप बनाएगी आपके लोड के साथ। कोई पंखा, बल्ब, ट्यूब जो भी आपने लगाया हुआ है तो वो क्लोज पाथ बन जाएगा। तो ईएमएफ अपना करंट चलाना शुरू कर देगी। तो यहां से जनाब ये अप्रोच आती है कि जो स्लिप रिंग्स हैं वो स्टेशनरी कार्बन के साथ स्लाइड करते हैं और जिससे ईएमएफ को एक क्लोज पाथ बनता है लोड के साथ। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में कुछ भी आ सकता है। तो ये जनाब तीन चीजें हमारे पास बुनियादी होती हैं किसी भी जनरेटर के अंदर, एसी जनरेटर के अंदर। ठीक हो गई बात। आर्मेचर, स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस। अब हम इसकी वर्किंग थोड़ी सी देख लेते हैं।
हमने वर्किंग में क्या देखा कि कंडक्टिंग लूप को फोर्स किया रोटेट करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स का लफ्ज आ गया मतलब मैंने घुमाया, समहाउ हमने किसी तरीके से उस लूप को घुमाया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे फ्लक्स चेंज हुआ, तो वहां पे साइनोसाइडल ओसिलेटिंग ईएमएफ आ गया। क्यों ओसिलेटिंग क्यों है? क्योंकि लूप ने अपनी सिमत तब्दील करनी है। तो आपके पास जब आपका ये, अगर आप इसको कोई लेबल कर लेते ए बी सी डी के लिहाज से, अगर नीचे वाली साइड ए बी है तो आधा चक्कर काट के ए बी ऊपर चला जाएगा, तो उसकी अगर यहां से इनवर्ड सिमत है तो वहां ऊपर जाके वो आउटवर्ड सिमत में होगा। इसका मतलब ईएमएफ जो पहले सिमत में जनरेट हो रही थी फिर उसके मुखालिफ सिमत में जनरेट होगी। जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि ये नीचे वाली साइड में ईएमएफ आपके लेफ्ट पे जा रही है जबकि टॉप साइड पे राइट पे जा रही है, तो जब कॉइल रोटेट करेगी ये बॉटम वाली साइड घूम के ऊपर जाएगी, तो इसमें ईएमएफ अब आपके पास ऊपर आ चुकी होगी। तो इसका मतलब ये रिंग जो आपकी साइड है जिस रिंग के साथ जुड़ी हुई है, इस हालत में ईएमएफ आपके लेफ्ट पे है। जब यही कॉइल यही साइड घूम के टॉप पे जाएगी तो ईएमएफ आपके राइट पे हो जाएगी। तो याद रखो इस जो साइड ने अपने रिंग से अलग नहीं हुई, रिंग के साथ जुड़ी रही, तो पहले उस रिंग में से ईएमएफ आपके लेफ्ट पे जा रही थी फिर राइट पे जाना शुरू हो गई, तो ये साइनोसाइडल ईएमएफ का कंसेप्ट बनेगा। तो आपके पास हम टूल लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी लिख सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ क्या होगी? एंगुलर स्पीड विच द कॉइल रोटेट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप अगर इसको जितने चक्कर देंगे उतने वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी, उसी लिहाज से ईएमएफ उसमें टॉगल कर रही होगी। फिर उस ईएमएफ की वजह से जो करंट बनेगा वो भी साइनोसाइडली वेरी करेगा उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव यहाँ पे एक फेज कांस्टेंट के तौर पे आया है, यहाँ पे मैंने फेज कांस्टेंट 0 ज्यूम किया है। अच्छा एक चीज और, मैंने माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिया, ये ट्रेडिशनली हम लेके चलते हैं, प्लस की बजाय माइनस लेके चल रहे होते हैं, कोई इसकी खास रीजन नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे करंट रीजन क्या है कि आपके पास करंट आप ईएमएफ के इन फेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जनाब ये अब आपके पास ईएमएफ का टूल आ गया, यहाँ पे आपके पास करंट का टूल आ गया जो हम एक एसी जनरेटर की आउटपुट में देखेंगे। ठीक होगी बात? तो अब हम अगर इसके यूजेस को जरा समझना शुरू करें, हमने एक लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा आरएलसी सर्किट में डैंपिंग का कंसेप्ट लाए थे कि भाई आपके पास एनर्जी जब आरएलसी सीरीज में शिफ्ट हो रही होती है, एलसी ऑसिलेशंस हो रही होती हैं, तो रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी अब आपकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं क्या करता हूं, उसी सर्किट में एक एक्सटर्नल सोर्स लगा देता हूं। वो एक्सटर्नल सोर्स वो जो आपके पास एनर्जी कम हो रही थी उतनी एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। इसका मतलब मेरे सर्किट में ऑसिलेशन मुसलसल चलती रहेंगी। तो ये जो आपके सर्किट होते हैं आरएलसी ऑफिस फैक्ट्रीज और आपके पास हर जगह पे इसमें आरएलसी सर्किट लगा होता है, तो वहां पे जब आपकी वो एनर्जी कम होती है यानी शिफ्ट होती है थर्मल एनर्जी के अंदर, तो वो जो पावर सप्लाईज होती हैं पावर कंपनीज की तरफ से एनर्जी रिसीव करके अपने सर्किट्स को चलाते रहते हैं। ठीक होगी बात? अब बहुत सारे कंट्रीज में ये जो ऑसिलेटिंग ईएमएफ है या करंट है वो उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी उसे शॉर्ट टर्म में बोल देते हैं। अब हमारे पास जो हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है। 50 हर्ट्ज का अंदर एसी सोर्स एक सेकंड में 50 दफा रोटेट करेगा, यानी 100 टाइम्स पर सेकंड उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही होगी, तो जिसे हम 50 हर्ट्ज बोलेंगे। तो बात समझ आ गई? तो आपके पास ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास एसी जनरेटर का। आने वाले लेक्चर्स में हम जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट के, जिसमें रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उनका बिहेवियर चेक करेंगे कि भाई रेजिस्टर एसी में कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर एसी में कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर एसी में कैसे बिहेव करता है। तो जनाब ये आज का लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो आप उसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।